Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो शूट हो रहा है, वह है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो हमारा लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो आप जानते हैं जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं जिसका नाम होता है पीरियड, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसका नाम होता है ग्रुप। तो आप जानते हैं जो आपका हॉरिजॉन्टल रो होता है वह 7 होता है, उसे पीरियड कहते हैं। उसमें बाएं से दाएं जाने पर हॉरिजॉन्टल रो में पीरियड में एटम का आकार छोटा होता है, लेकिन जो वर्टिकल कॉलम 18 होता है उसमें ऊपर से नीचे आने पर, जिसको हम फैमिली या ग्रुप कहते हैं, उसमें एटम का आकार बड़ा होता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में जब बाएं से दाएं जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटम का आकार छोटा बड़ा होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी वेरी कर जाती है। तो वे प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड या ग्रुप में वेरिएशन बताती है, उनका ट्रेंड बताती हैं, वेरी कर जाती हैं, उनका नाम होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो जो हमारा लेसन का वीडियो चल रहा था वह था पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर। तो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसका नाम था एटॉमिक साइज, वो भी हो चुका है। दूसरे का नाम था आयनिक साइज, वो भी हो चुका है। तीसरी प्रॉपर्टी थी उसका नाम था आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, वो भी हो चुका है। चौथी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बारे में बातचीत हो चुकी है। पांचवी प्रॉपर्टी जो चल रही थी उसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक हमारा वीडियो आया है, उसमें मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था और उसके बारे में बताया था कि हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बताया था। और यह बताया था पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या वेरिएशन होगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगले पार्ट पर होगा। आज के वीडियो में हम बाकायदा फोकस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असर डालते हैं। फैक्टर पे बात करेंगे और यह बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या उपयोग है, क्या फायदा है, माने क्या उसका एप्लीकेशन है। तो शुरू हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए। और आज का जो वीडियो है वह सारे कंपटीशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सब जगह पूछा जाता है और बीएससी पार्ट 1 के बच्चों के लिए फायदेमंद है और 11th के बच्चों के लिए है। और ये जो लेसन है वह जो है आपका एनसीईआरटी यूनिट फर्स्ट 01 का 3rd यूनिट है, तीसरा लेसन है। ठीक है, तो हमारा आज का फोकस क्या भाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो हेडिंग होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेडिंग क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माने ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असर डालते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो आप जानते हैं अगर कोई दो एटम है आपस बॉन्डेड है, तो जब बॉन्ड जब बन जाता है तो अगर दोनों एटम की ताकत सेम है तो दोनों एटम का जो बॉन्डिंग जुड़ा रहता है वह दोनों एटम के बीच में रहता है। इस प्रकार के बॉन्ड का नाम होता है नॉन पोलर बॉन्ड, और जो मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर दो एटम वापस बॉन्ड बना लिए हैं, दोनों एटम अपन बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लिए हैं, तो अगर दोनों एटम में से जो एटम मजबूत रहता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है, वो बॉन्डिंग पेयर को अपनी ओर खींचा रहता है, अपनी ओर थोड़ा सा सरकाया रहता है। और जब खींचा रहता है तो खींच करके अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों की भीड़ को ज्यादा करता है, वह हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जिससे खींचेगा उसको कर देता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में मजबूत एटम के द्वारा खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिससे खींचता है उसके अंदर आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होती है वह मॉलिक्यूल की फेनोमेनन होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वह किसी एटम की फेनोमेनन होती है। इसके बारे में बातचीत हमारी हो चुकी है। हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, सबके बारे में बाकायदा बात होगी। नंबर 1 फैक्टर्स है एटॉमिक साइज। एटॉमिक
साइज, एटॉमिक साइज का असर क्या होगा? तो जिस एटम का आकार बड़ा होगा उस एटम के न्यूक्लियस की दूरी बाहरी ऑर्बिट ज्यादा होगी। जब दूरी ज्यादा होगी तो एटम का न्यूक्लियस जो होगा बाहरी ऑर्बिट उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, एटम कमजोर हो जाएगा। एटम तो अपने ऑर्बिट को संभाल नहीं पाएगा, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेगा? जिस एटम का आकार बड़ा रहता है उस एटम के अंदर बॉन्डिंग पेयर को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। मतलब एटॉमिक साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? इनवर्सली है। एटॉमिक साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यह एक फैक्टर हो गया। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज माने क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा एटम के न्यूक्लियस की ताकत होती है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाएगी और उस एटम के अंदर बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? सीधा ताल्लुकात है। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तीसरा क्या आता है? अब तीसरा आता है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ताल्लुकात है? तो आप जानते हैं जब हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस, जब हम किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या? एटम बहुत मजबूत है, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत है, एटम को न्यूक्लियस में बाहरी ऑर्बिट में ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। और अगर किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो एटम ताकतवर है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वह एटम और बाहरी किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में एक्सेप्ट करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज़्यादा एटम की ताकत ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और अगर वह एटम कहीं बॉन्ड बनाया है, ओवरलैपिंग किया है, बॉन्डेड शेयर में है, तो वह इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी ज़्यादा रखेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सीधा ताल्लुकात है, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ। तो तीन फैक्टर हो गया, एटॉमिक साइज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना बहुत अनिवार्य है। तो आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा किसी भी आयन पर ज़्यादा प्लस चार्ज होगा। जब प्लस चार्ज ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है? उस एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? निकाल दिया है। इलेक्ट्रॉन जब निकालता जाएगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो आकार छोटा होता जाएगा। आकार छोटा होता जाएगा तो अब उस आयन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। माने ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, एटम की ताकत बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। माना ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बात को भी जाना जाए। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यह हो गया चार फैक्टर। पांचवा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर को जानना बहुत अनिवार्य है, उसका नाम है
नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का नेचर क्या होगा, माने किसी भी एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या असर डालेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले यह जानते हैं यह हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जब कोई दो प्योर ऑर्बिटल जो अलग अलग आकार और अलग अलग एनर्जी वाले होते हैं आपस मिल जाते हैं, मर्ज होकर के, मिक्स होकर के, उतने ही मात्रा में, उतने ही नंबर में इक्विवेलेंट एनर्जी वाले अगर ऑर्बिटल पैदा करते हैं तो यह पूरी जो घटना कहलाती मर्जिंग की, मिक्सिंग की, उसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब मान लीजिए एक यस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल मिल करके मिक्स किया, दो बना sp, दो sp बन गया। एक यस दो पी मिला तो 3 sp2 बन गया। एक यस 3 पी मिला 4 sp3 हो गया। तो हमारे कहने मतलब क्या होगा, एक यस एक पी मिलेगा 2 बनेगा sp, एक यस 2 पी मिलेगा 3 बनेगा sp2, एक यस 3 पी मिलेगा 4 बनेगा sp3 मिलेगा। मतलब प्योर ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही इम्प्योर का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्योर ऑर्बिटल का मिल करके इम्प्योर ऑर्बिटल के बनने की जो घटना होती है, जो प्रोसेस, जो फेनोमेनन है, उसका नाम कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन का रोल क्या है। तो इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल लेंगे sp, sp2, sp3 का। sp में क्या होगा, एक यस एक पी होगा। तो अगर किसी एटम के बाहरी सेल के, बाहरी सबसेल के बाहरी एक यस एक पी ऑर्बिटल मिलते हैं, मर्ज करते हैं, sp बने 2 sp बनेगा। तो एक sp में आधा होगा यस कैरेक्टर, आधा होगा पी कैरेक्टर। sp2 में क्या होगा, sp2 में एक यस 2 पी मिलके 3 sp2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज बनेगा उसमें एक भाग होगा यस का, 2 भाग होगा पी का। मतलब यस का कैरेक्टर होगा 33%, sp में कितना हुआ 50%, sp2 में कितना हुआ 33%। अच्छा, sp3 कैसे बनेगा, sp3 में एक यस 3 पी मिला तो 4 बना, तो 4 ऑर्बिटल हो गए sp3 के। तो उसमें एक होगा, एक पार्ट होगा यस का, 3 पार्ट होगा पी का, माने यस का होगा 25% हिस्सा उसमें होगा। तो sp में यस का कैरेक्टर 50%, sp2 में यस का कैरेक्टर 33%, sp3 में यस का कैरेक्टर 25%। आप जानते हैं एटम के न्यूक्लियस के बगल पहले यस आएगा, फिर पी आता, फिर डी आता, फिर एफ आता। तो अगर मान लीजिए कोई भी एटम sp हाइब्रिडाइज है तो वह ऑर्बिटल एटम के न्यूक्लियस किससे ज्यादा सटा हुआ रहेगा, तो उसके ऊपर एटम के न्यूक्लियस ज्यादा ताकत लगेगी। अगर उसके संपर्क में sp के संपर्क में कोई बॉन्ड आएगा तो जल्दी खिंचाएगा, जल्दी अपसेट होगा, क्योंकि sp में यस कैरेक्टर 50% है, एटम के न्यूक्लियस बगल रहेगा, ज्यादा होल्ड रहेगा, ज्यादा जका रहेगा। मतलब sp वाले sp हाइब्रिडाइज जो आपका एटम है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। sp2 वाले में यस का कैरेक्टर हो गया 33%, थोड़ा सा कम होगा, वो एटम के न्यूक्लियस थोड़ा सा बाद में रहेगा क्योंकि यस का कैरेक्टर कम है। sp3 थोड़ा और बाद में रहेगा। हमारे कहने मतलब क्या होगा, जिस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जितना ज्यादा यस कैरेक्टर होगा वह हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उतना स्ट्रांग होगा, उतना एटम के न्यूक्लियस के असर में रहेगा, उस एटम को उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाएगी। हमारे कहने मतलब क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वह भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर असर डालता है। माने sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा, sp2 का sp3 से ज्यादा। इसीलिए अल्काइन का कार्बन ज्यादा स्ट्रांग होगा, एल्कीन का कार्बन कम स्ट्रांग होगा, और एल्कीन का कार्बन और कम स्ट्रांग होता है। इसीलिए अल्काइन का कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके H+ को पानी में छोड़ देता है, इसे अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक कहलाता है। मतलब हमारे कहने मतलब क्या, जो हाइब्रिडाइजेशन है वह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव असर डालता है। इसके बारे में बाद में व्याख्या और होगी, आज मैंने समझा दिया। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नंबर 1 क्या था, एटॉमिक साइज, नंबर 2 क्या था, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नंबर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
नंबर 5 है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसके आधार पे हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम एसिडिक पावर की व्याख्या करते हैं। अक्सर एक सवाल आता है कि एसिटिलीन हैव एसिडिक पावर। भाई एसिटिलीन की एसिडिक पावर क्यों होती है? माने अल्काइन हैव एसिडिक पावर, अल्काइन हैव मोर एसिडिक पावर देन एल्कीन, क्यों? ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में यस कैरेक्टर कितना है? 50% है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, sp2 में कम होगा, sp3 में और कम होगा। ठीक है, अब इसी के साथ थोड़ी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका क्या उपयोग है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं हम। आप लोगों को सारी बात समझ आई होगी, तो इसको मिटा दिया जाए। एक बार और फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। पहला फैक्टर एटॉमिक साइज है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज है, तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट है, पांचवा जो है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम फिर जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहीं पर कि एप्लीकेशन ऑफ बोलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या उपयोग है, इसका क्या फायदा है? तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बस दो तीन मिनट का है। क्या रहेगा भाई? एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसका क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा है नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नेचर। मान लीजिए आपके पास कोई बॉन्ड है, उसमें ए और बी दोनों एटम आपस में अटैच हैं। तो अगर जो है दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दो एटम आपके पास है, अगर दोनों एटम सेम होंगे तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो दोनों का जो बॉन्डिंग पेयर होगा वो दोनों एटम बीच में रहेगा, वह तो होगा नॉन पोलर। उसमें न तो कोई खींचेगा न तो कोई खिंचवाएगा। लेकिन अगर दोनों एटम में एक स्ट्रांग होगा एक वीक होगा, जो स्ट्रांग होगा वो बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचेगा, खींच के अपने हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे खींचेगा उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर देगा। अब बॉन्डेड पेयर को किसी मजबूत एटम के द्वारा किसी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर जो है दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहे? 0। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहे? 0 रहे, तो वह आपका होगा क्या? वह आपका होगा नॉन पोलर और बकायदा रहेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा अगर 0 है। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका जो डिफरेंस है 0 से लेके 1.7 के बीच में है, क्या है? 0 से लेके 1.7 के बीच में है, तो वह होगा पोलर। क्या होगा? पोलर बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड कहलाएगा। अगर क्या है 0 से लेके 1.7 के बीच में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन अगर यह जो डिफरेंस जो है वह 1.7 से मोर है, ज्यादा है, तो वह कौन सा बॉन्ड होगा? तब वह आयनिक बॉन्ड होगा। इस बात को आपको जानना होगा। माने अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है तो वह नॉन पोलर बॉन्ड होगा, एकदम नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर उसका डिफरेंस 0 से लेकर 1.7 के बीच में है तो पोलर बॉन्ड होगा, और 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा। यह हो गया नेचर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। अब आते हैं दूसरा फैक्टर।
दूसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड माने बॉन्ड की ताकत, बंध का अस्थायित्व। देखा गया है दो एटम के बीच में जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी होगी, उतना ज़्यादा उनकी बॉन्ड एनर्जी भी होगी। जैसे मानिए एच के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसके बाद HCl का होगा, उसके बाद HBr का होगा, उसके बाद HI का होगा। माने इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, इनकी ताकत ज़्यादा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम तो इनकी ताकत कम, इसमें और कम तो और कम, इसमें और कम तो और कम। हमारे कहने मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो एटम के बीच में उतना ज़्यादा बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस जब ज़्यादा रहेगा तो आनी बॉन्ड होगा और आनी बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आनी बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स पाया जाता है। तो यह जो आज का हमारा वीडियो था वो फोकस किस पर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स पर, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पर था। और मैंने आज मैंने बातचीत कर लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या उपयोग है। तो आज ही के साथ खत्म हो गया आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पूरा वीडियो। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री, अधीरा ADHIRA अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल प्रेस कीजिएगा, जिससे सारे वीडियो समय के साथ आपको मिलते रहें। अब तक हमारे क्लास में हमारा जो वीडियो चल रहा है, जो हमारा अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज है, उसमें फिजिकल में हो चुका है, सॉल्यूशन का पूरा लेसन खत्म हो चुका है, बाकायदा उसका वीडियो है, वह प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है। दूसरा लेसन था केमिकल काइनेटिक्स, उसका पूरा वीडियो आ चुका है, वो भी प्ले लिस्ट में है। तीसरा लेसन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो भी उसका वीडियो आ चुका है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस के बाद मैंने एटम के बारे में बात किया, पूरा एटम पर 32 वीडियो आ चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा वीडियो आ चुका है। उसके बाद वीडियो आया था आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर। तो 4 लेसन हुआ है आपका इंटरमीडिएट का, जिसका नाम है सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इधर जो है 2 लेसन आपका हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यह 11th के NCERT का है, वह इंटर फाइनल के NCERT। एक और खास बात करनी है, इधर जो है जो लाइव क्लास हमारी चल रहे हैं वह BSc पार्ट 2 और 3rd ईयर के लिए हैं। तो BSc पार्ट 2 का जो अल्कोहल का लेसन है वह इंटरमीडिएट के लिए फ़ायदेमंद है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए फ़ायदेमंद है। 3rd ईयर में जो लेसन चला है उसमें एक एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था। 3rd ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसका नाम था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल था, वह MSc इंटरेस्ट में भी काम आता है, 3rd ईयर में काम आता है। 3rd ईयर को मैं फोकस करके जो मेरा लाइव क्लास चल रहा है उसका नाम बायोमॉलिक्यूल है, उसमें लेसन पर फोकस करें कार्बोहाइड्रेट। जो बड़ा लेसन है वह इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है, मेडिकल के लिए है, बायोलॉजी के बच्चों के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जो बायो और केमिस्ट्री के लवर्स हैं। तो जो आपके वीडियो, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उसको देखिए, उसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो बातें आपको समझ ना आती हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट लिखिए, आपको उस पर वीडियो बना के मिलते रहेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।